तो दोस्तों आज बजट आया है, तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ मेन पॉइंट्स पे बजट की जो आपको इम्पैक्ट करने वाले हैं। और साथ में मैं एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कौन से सेक्टर्स है जिस पे सरकार ने फोकस किया है और आने वाले सालों में उन सेक्टर्स को यहाँ पर फायदा हो सकता है जो इस बजट से दिख रहा है। तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे जो आपके लिए यहाँ पर रेलिवेंट है। सबसे पहली चीज दोस्तों जो यहाँ पर निकल कर आई है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको 35% इंक्रीज सरकार ने कर दिया है। लगभग 5-5.5 लाख करोड़ का जो पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर था उससे बढ़ाकर जो टारगेट इस बार का किया गया है वो 7.5 लाख करोड़ के आसपास किया गया है। अब इससे होगा क्या कि इससे जो देश है उसमें डेवलपमेंट ज्यादा हो सकती है। डेवलपमेंट पे यहाँ पर फोकस किया गया है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है। तो इससे अगर आप देखेंगे जितनी भी कंपनीज हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गई, उन पे पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर आता है। इसके साथ साथ सीमेंट कंपनीज, मेटल कंपनीज, इन पे भी आता है इंपैक्ट, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो स्टील का यूज होगा, सीमेंट का यूज होगा, ऐसी कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, तो इन कंपनीज पे एक पॉजिटिव असर आएगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गई जैसे कि L&T है, ऐसी कंपनीज को भी यहाँ पर फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर सरकार यहाँ पर डेवलपमेंट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कि अभी बोला जा रहा है कि 25,000 किलोमीटर तक नेशनल हाईवेज बनाएगी सरकार, तो वहां पर जो डेवलपमेंट की जाएगी उसके लिए L&T जैसी कंपनीज को ऑर्डर्स मिलेंगे और वहां पर उन कंपनीज को फायदा हो सकता है। और वैसे ही जब नई चीजें बनेंगी तो उसमें स्टील लगेगा, सीमेंट लगेगा, जितने भी बिल्डिंग मटेरियल है वो लगेगा, तो इन कंपनीज को यहां पर फायदा हो सकता है। तो ये एक्सपेंडिचर लगभग आप मान सकते हैं इन कंपनीज के ऑर्डर को मिल सकता है, तो इन कंपनीज को फायदा हो सकता है। और आज आप देखेंगे टाटा स्टील हो गया, अल्ट्रा सीमेंट हो गया, ऐसी कंपनीज ने एक अच्छा खासा यहां पर इंक्रीज दिखाया क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने बढ़ा दिया था। वहीं फिस्कल डेफिसिट की जो एक एस्टीमेट लिया गया है वो 6.4% का लिया गया है। फिस्कल डेफिसिट दोस्तों मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। बेसिकली होता क्या है कि जब बजट आता है तो सरकार ये बताती है कि हमारी इनकम कितनी होगी और उस इनकम के अगेंस्ट हम खर्चा पूरा साल कितना करेंगे। तो ये जो इनकम होती है उससे ज्यादा, सिंस हमारा जो देश है वो एक डेवलपिंग देश है, तो यहां पर इनकम से ज्यादा हमेशा हमारा खर्चा होता है। तो इनकम से जितना ज्यादा वो खर्चा होता है उसको फिजिकल डेफिसिट बोला जाता है। और उस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार अलग अलग तरीके से बोरोइंग करती है, जैसे कि बॉन्ड इशू करती है नए नए, ऐसे करके अलग अलग तरीकों से बोरोइंग करती है उस फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। तो 6.4% का फिजिकल डेफिसिट का अनुमान रखा गया है। इसका मतलब यहां पर यह आ रहा है कि सरकार काफी एग्रेसिवली डेवलपमेंट के बारे में यहां पर सोच रहा है। डेवलपमेंट के बारे में जब सरकार सोचती है तो फिजिकल डेफिसिट को थोड़ा ज्यादा रखा यहां पर जा रहा है। वहीं तीसरी चीज कि यहां पर जितने भी सैलरीड मिडिल क्लास हैं उनको किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली है इनकम टैक्स की। अगर हम बात करते हैं तो इस साल भी वही हुआ है जो पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है। जो सैलरीड क्लास है, जो इंडिविजुअल लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, उनको इनकम टैक्स में किसी भी टाइप की कोई राहत नहीं दी है। उम्मीद की जा रही थी कि शायद 80C की डिडक्शन बढ़ा दें, तो 80C की डिडक्शन भी नहीं बढ़ाई गई है। 80D की डिडक्शन बढ़ा दें जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड होती है, वहां पर भी कोई यहाँ पर फायदा नहीं दिया गया है। स्लैब रेट्स, न्यू टैक्स जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसके अलावा ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर है, दोनों में सेम रखा गया है। तो बिल्कुल कोई भी फायदा इंडिविजुअल्स को टैक्सेशन के एंगल से इस साल भी नहीं हुआ है। तो उसका अगर हम बात करते हैं कोई डायरेक्ट बेनिफिट आप लोगों को इस बजट से होने वाला है, डायरेक्ट बेनिफिट यहां पर कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार थोड़ा एग्रेसिवली डेवलपमेंट के काम के बारे में सोच रही है। आप देख सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है सरकार इंडिविजुअल्स को इनकम टैक्स की राहत देने की बजाय, तो थोड़ा एग्रेसिवली ग्रोथ की तरफ सोच के सरकार यहां पर चल रही है। तो उससे जो मिडिल क्लास है, सिंस 1-2 सालों से आपने देखा होगा पेंडेमिक की वजह से कई सारे लोगों की जॉब चली गई है, जॉब नहीं गई है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर बहुत लोगों के हुए हैं, क्योंकि कई घरों में पेंडेमिक की वजह से बहुत दिक्कत आई थी। तो उसको लेकर उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस बारी थोड़ी राहत देगी सरकार इनकम टैक्स से, मे बी हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ बढ़ा
सकते हैं, एटीसी में कुछ बढ़ा सकते थे, लेकिन उस टाइप से कुछ भी यहाँ पर किसी भी टाइप से कुछ भी नहीं किया गया है। अगर आप मिडिल क्लास के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, सैलरीड क्लास के बारे में बात करें, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको किसी भी टाइप का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है। आपने जिस टाइप से पिछले साल टैक्स दिया था उसी सेम चीज़ों से इस बार भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपके लिए एक बैड न्यूज़ आप मान सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर इस साल भी रही है। चौथी चीज दोस्तों जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए आई है, जो बहुत बड़ी चीज आई है कि फाइनली जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स लगा दिया है क्रिप्टो करेंसी पे। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को सरकार क्रिप्टो करेंसी यहां पर नहीं बोल रही है, वर्चुअल डिजिटल एसेट के नाम से यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको रेफर किया है। उस पे टैक्स लगाए 30% का टैक्स, तो टैक्स लग गया है। ये एक बुरी बात भी लगती है और अच्छी बात भी लगती है। अच्छी बात क्यों है ये भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो पहले हम टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, किस टाइप के क्या प्रोविजंस आए हैं। सबसे पहले तो 30% टैक्स लग गया है, ये एक यहां पर है। दूसरा, जो ट्रांजैक्शन होगी क्रिप्टो में उस पे 1% का टीडीएस कटेगा। अब इसकी लिमिट क्या है ये अभी बताया नहीं गया है। एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे वर्चुअल डिजिटल करेंसी एसेट में तो आपको 1% टीडीएस कटेगा। तो बेसिकली जो आपका एक्सचेंज होगी क्रिप्टो एक्सचेंज, उसको यहाँ पर ये टीडीएस काटना होगा। मुझे नहीं लगता इंडिविजुअल इन्वेस्टर को टीडीएस काट कर पेमेंट करनी होगी सरकार को। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो ये जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस होंगे उनके ऊपर ये लायबिलिटी रहेगी। ये एक तरीका है मुझे लगता है सरकार का ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्रिप्टो एक्चुअल में कितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर भी एक लायबिलिटी आ जाएगी। एक्सचेंज अगर कुछ गलत यहां पर इंफॉर्मेशन सरकार को देगा तो वहां पर सरकार के पास पूरी अथॉरिटी होगी उनको पेनलाइज करने की। तो इस वजह से ये 1% का टीडीएस यहां पर लगाया गया है। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो किसी को गिफ्ट में देते हैं तो उस पे भी जो रिसीवर होगा उसको 30% का टैक्स देना होगा। तो हर लूप होल को जो क्रिप्टो है उसको टैक्स करने की यहां पर कोशिश की जा रही है और डिस्करेज किया जा रहा है कि आप क्रिप्टो में कम से कम यहां पर इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग करें और कम से कम यहां पर इन्वेस्टमेंट आपकी क्रिप्टो में हो। इस चीज को डिस्करेज किया जा रहा है एक तरीके से सरकार की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपको 30% टैक्स देना होगा, लेकिन अगर आपका लॉस होता है तो उस लॉस को आप सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली सरकार यहां पर ये बोल रही है कि प्रॉफिट होता है तो हम लोग बांट लेंगे आपस में, लॉस होता है तो इन्वेस्टर का है। तो ये भी एक वही स्टेप दिखता है कि सरकार फुली इसको डिस्करेज कर रही है क्रिप्टो को इन्वेस्ट करने के लिए। तो वही चीज यहां पर हो रही है कि जो वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं उनको ही यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए क्रिप्टो रह गई है, क्योंकि यहां पर लॉस होगा तो आपका खुद का है, वहां पर कोई सेट ऑफ का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो आपको 30% टैक्स सरकार को देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अब यहां पर जो क्रिप्टो की ये 2-3 चीजें निकल कर आई हैं, तो दोस्तों अगर आप इसको एक एंगल से देखते हो तो ये लगता है कि 30% टैक्स सरकार ने लगा दिया है तो एक नेगेटिव यहां पर इंपैक्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए आपको कभी ना कभी टैक्स तो देना ही था, अब सरकार खुद से बोल रही है कि एक 30% टैक्स आपको लगेगा। अभी तक भी जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर थे वो पे करते थे क्रिप्टो पे टैक्स, लेकिन कहीं भी क्लैरिटी नहीं थी कि क्रिप्टो को आप एसेट मानेंगे, आप इस पे जो टैक्स होगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानेंगे या उसको क्या मानेंगे। अब सरकार ने इसमें साफ कर दिया है कि इसको आप बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा और जो डिडक्शन मिलेगी वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिलेगी, यानी जितने भी आपने खरीदा होगा वो आपको डिडक्शन मिलेगी और जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा उसको आपको बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो वो चीज सरकार ने यहां पर क्लियर कर दी है और एक पॉजिटिव स्टेप मुझे लगता है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए कि फाइनली यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन क्रिप्टो को लेकर सरकार ने दी है। तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट मुझे लगता है ये क्रिप्टो के लिए है, क्योंकि अभी तक हम बात करते थे कि क्या सरकार इसको बैन कर देगी, रेगुलेट करेगी। हालांकि बिल आने वाला था दिसंबर में, जो बिल नहीं आया उसके कुछ रीजंस थे जिसमें हम कभी बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है। अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, अगर आप यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार यहां पर आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर रही है, सरकार क्रिप्टो पे बात करना शुरू कर रही है। तो जैसे कि आप देखते हैं सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, इसको भी हेवीली टैक्स करती है सरकार। हेवीली टैक्स करने का मतलब ये नहीं है कि सरकार उसको बैन कर देगा, इससे एक पॉजिटिव चीज यही निकल के आती है कि एटलीस्ट सरकार उसको रिकॉग्नाइज अभी कर रही है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है जब रेगुलाइजेशन की जाए, जब क्रिप्टो बिल आए, तो एक पॉजिटिव चीज मुझे ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए इंडिया में लगती है कि यहाँ पर टैक्स किया जा रहा है। तो हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए अब यहाँ पर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट भी की जा सके।
इसके अलावा दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन आ रहा था, क्योंकि अब ये एक न्यूज आई है जो अभी बजट से निकल के आई है कि 15% कैप लगा दिया है सरचार्ज पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे। तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो परसेंटेज है वो सेम है 10%। अब होता क्या है कि एक सर्टेन लिमिट से ऊपर अगर आपका लॉन्ग कैपिटल गेन होता है उस पे आपको एडिशनली सरचार्ज देना होता है। तो छोटे इन्वेस्टर्स को यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 50 लाख तक अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो ये यहां पर सरचार्ज उसके ऊपर लगता है। मतलब 50 लाख रुपए से ऊपर अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर सरचार्ज लगाया जाता था। और इवन 5 करोड़ तक का अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था एक साल में तो 37% तक का सरचार्ज लगाते थे। तो अभी उसको लिमिट करके 15% कर दिया है। तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत मोटा प्रॉफिट कमाते थे, जो 50 लाख 1 करोड़ का एक साल में प्रॉफिट कमाते थे कैपिटल गेन्स का, उनको यहां पर इंपैक्ट करेगा कि उनको यहां पर थोड़ा सरचार्ज कम देना होगा। एक छोटे रिटेल इन्वेस्टर को यहां पर कोई फर्क नहीं है, 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है। सरचार्ज में चेंज आया है, लिमिट कर दिया है 15% को, जो 37% तक पहले हुआ करता था। तो ये एक चेंज है। लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। तो ऐसा यहां पर अभी सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो आप लोगों को यहां पर डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक पॉजिटिव चीज ईवी इंडस्ट्री के लिए भी आई है कि सरकार बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी बनाने के बारे में सोच रही है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का मतलब क्या है ईवी इंडस्ट्री के लिए? देखिए होता क्या है, अभी तक हम ईवी पे जब बात करते हैं तो हम चार्जिंग स्टेशंस की बात करते हैं कि आप अपने जो ईवी है गाड़ी है उसको लेकर जाएंगे, आपकी अगर बैटरी की चार्जिंग खत्म हो गई है तो आप ईवी स्टेशन पे लगा के उसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये जो ईवी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है, इससे होता क्या है कि आप जाइए, अगर आपकी गाड़ी में रिमूवेबल बैटरी लगी हुई है, बैटरी खत्म हो गई है, उसमें चार्ज खत्म हो गया, तो आप स्टेशन पे जाएंगे, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पे जाएंगे, अपनी जो डिस्चार्ज वाली बैटरी है उसको दे दीजिए और उनसे आप फुल्ली चार्ज्ड बैटरी ले लीजिए। तो सरकार इस चीज पे काम कर रही है, जो ईवी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। तो कुछ जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बनते हैं वो रिमूवेबल बैटरी के साथ बनते हैं और कुछ हैं जो परमानेंट बैटरी के साथ बनते हैं। तो यहां पर एक चेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसीज में भी आ सकता है आने वाले टाइम में, कि जो अब व्हीकल आगे बने वो रिमूवेबल बैटरी के साथ भी बनेंगे। तो एक पॉजिटिव बात है ये ईवी इंडस्ट्री के लिए कि लोगों को अब ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी चल रही है और वहां पर चार्जिंग खत्म होने वाली है तो आपको रुक के 1 घंटा 2 घंटा अपनी गाड़ी को चार्ज करना है। आप रिमूवेबल बैटरी होगी तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये एक पॉलिसी सरकार बनाने वाली है ताकि स्टैंडर्ड सेट कर सके ईवी से रिलेटेड बैटरीज का। तो ये एक ईवी की जो इंडस्ट्री है उसके लिए काफी अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है। उसके अलावा ग्रीन इंफ्रा पे भी काम करने की बात यहां पर की गई है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स सरकार इशू करेगी, जो उससे पैसा जनरेट करेगी उसको ग्रीन इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की यहां पर थीम है, उसके अलावा ईवी इंडस्ट्री पे बात हो रही है और उसके अलावा ग्रीन एनर्जी पे बात हो रही है, जो हमने आज से 1 महीने पहले भी बात किया था कि ग्रीन एनर्जी, ईवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 2-3 सेक्टर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं। इनमें से 2 सेक्टर्स हैं जिन पे सरकार भी काम कर रही है, उसके बारे में पॉलिसीज बन रही है। तो इन्वेस्टर्स को जो इस टाइप की थीम में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं उनको यहां पर काफी अच्छा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में हो सकता है, क्योंकि सरकार भी ग्रीन एनर्जी पे यहां पर काम कर रही है, इंफ्रा को डेवलप करने पे काम कर रही है। तो इंफ्रा की कंपनीज, कैपिटल गुड्स की कंपनी, ईवी की कंपनीज, उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहां पर ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं उनको यहां पर थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अगर हम आम आदमी के हिसाब से देखेंगे, एक छोटे निवेशक के हिसाब से देखेंगे तो कुछ ज्यादा बजट में आप लोगों के लिए पॉजिटिव है नहीं। इंडस्ट्री वाइज अगर आप देखेंगे तो एक ग्रोथ के पाथ पे सरकार चलने की कोशिश कर रही है। इस बजट से ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाएगा तो ओवरऑल देश में ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर आप देखें स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो ये चीज है कि कोई नेगेटिव बहुत ज्यादा इस बजट से नहीं आया है। यही सबसे बड़ा पॉजिटिव इंडिया में बजट में होता है कि कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव अगर नहीं आता है तो स्टॉक मार्केट जैसे आपने आज देखा होगा 1-1.5% से ऊपर बंद हुई है, क्योंकि कोई नेगेटिव नहीं आया। और सबसे बड़ी न्यूज आई है
आईटीसी के शेयर होल्डर्स के लिए कि जो सिगरेट है उस पर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं टैक्स पे। तो उस वजह से आज आईटीसी का शेयर भी 3-3.5% आपने देखा होगा ऊपर गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है। तो बजट में अगर आप ओवरऑल समराइज करेंगे तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, और जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बैड न्यूज़ गुड न्यूज़, आप जिस एंगल से देखना चाहें देख सकते हैं। टैक्स लग गया है और बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ के काम करने की सरकार कोशिश कर रही है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज बजट में आई है, जो मुझे लगा आपको जाननी ज़रूरी है, जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। धन्यवाद।